नमस्कार, मैं सूर्यांश यादव न्यूज़ 6 नेटवर्क पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत कर रहा हूँ। खैर मकदम कर रहा हूँ, अभिनंदन कर रहा हूँ। यूपीएससी का रिजल्ट आ ही गया है और कुछ चेहरे ऐसे हैं जो यूपीएससी को इस बार लीड करते नज़र आ रहे हैं, नेतृत्व देते नज़र आ रहे हैं। ऐसा ही एक चेहरा, ऐसा ही एक व्यक्तित्व, ऐसी ही एक पर्सनैलिटी हमारे साथ है। तमिलनाडु से सीधे हमारे साथ डॉक्टर प्रशांत जी जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। थैंक यू फॉर द ग्रीटिंग्स। ये जो आईएएस बनने वाला जो सपना था, वो ना केवल हम देखते हैं, हमारा परिवार देखता है, हमारे मित्र देखते हैं, हमारे टीचर्स देखते हैं और ना जाने कौन-कौन इस यात्रा में शामिल होता है। सबसे पहले ये सपना पूरा हुआ है, कैसा लग रहा है? बढ़िया फ़ील है और वैसे भी तो सबके सब यही सोचते हैं कि क किसी एक दिन तो आईएएस बनना ही है एंड वो जब पहली अटेम्प्ट में होता है तो ऑब्वियसली दुगना बढ़ जाता है जब वो फ़ील। वही था मेरे साथ भी। जब इंटरव्यू खत्म किया था तो तभी पता था कि कम से कम रैंक तो मिल जाएगा, लेकिन 100 बिलो 100 के रैंक मिलना तो ऑब्वियसली सबको एक ड्रीम कम ट्रू बोलते हैं ना, तो वैसे ही लगा। जब मैं इंटरव्यू के बाद आपसे मिला था, देख तो ही लग रहा था कि आईएएस से मिल रहे हैं। ख़ैर जब रिज़ल्ट आया, मुझे थोड़ा-सा बताइए उन पलों के बारे में, कितने भावुक थे आप, परिवार उ उस विषय में थोड़ा? मैं बाहर था जब वो रिजल्ट्स आए थे और टेलीग्राम को एक ने नोटिफ़िकेशन दिखा था कि फाइल आया है और ऑथेंटिक डेटा है। फिर मैंने देखा कि ओके फाइन, नाम तो हम ढूँढ ही लेंगे और फिर डाला सर्च बटन में, तो मिला और फिर सोचा कि शायद ये कोई और हो सकता है। एक बार तो रोल नंबर तो कम से कम देख लेते हैं। फिर देख लिया और मान लिया कि ओके, अब तो ये है मैं ही हूँ। और फिर तो माँ को कॉल किया और बता दिया कि ऐसा हो रहा है और ये रैंक मिला है और फिर बाकी सब फ्रेंड्स, रिलेटिव्स ऐसे तो हर किसी को बता रहा था और ये न्यूज़ चैनल्स तो वो भी पता ही चल गया उनको और इंटरव्यूज़ के कॉल्स भी आने लग गए। क्या लड्डू मिठाइयाँ वो भी बटी 1 घर घंटे के में, दौरान। कितनी बटी होंगी? हाँ, वो तो होगा ही। बिना तो मिष्ठे और लड्डू के बिना तो कभी चलता ही नहीं है कोई सेलिब्रेशन, तो हर किसी को वैसे भी नेबर्स, पड़ोसी जो भी थे उनको भी दे दिए। अच्छा केक कटिंग भी था मुझे वैसे ये भी। बताइए मुझे ये ज़रूर बताइए रिज़ल्ट आने के बाद किसको सबसे पहले आपने शुक्रिया कहा, धन्यवाद कहा, थैंक्स कहा? ऑब्वियसली वो तो ऑलमाइटी को ही होना चाहिए। डेफिनिटली फैमिली, मेंटर्स वो सब तो हैं ही, लेकिन वो ईश्वर की कृपा भी होना चाहिए एंड टू माय मॉम तो ऑब्वियसली वो पहला कॉल तो उनको ही किया था एंड विदाउट हर बेस्ट विशेस एंड ब्लेसिंग्स वो नहीं हो सकता। और वैसे भी मेरे मेंटर्स, फ्रेंड्स, फैमिली के इकोसिस्टम जो भी थे, उनको भी मैंने तो कॉल करके बता दिया कि ऐसा रिजल्ट आए हैं और शुक्रिया भी किया था। मैं माताजी से मिला भी हूँ और मुझे बड़ी प्रेरित करने वाली वो व्यक्तित्व लगीं। तो मैं चाहूँगा उनका पहला रिएक्शन क्या था जब आपने बताया कि माता वो सपना पूरा हो गया जो तूने भी देखा था, मैंने भी देखा था। ऑब्वियसली वो तो बधाई दिए थे और उन्होंने आशीर्वाद भी दिए कि ये बड़ा अचीवमेंट है और ये सदैव ऐसे ही अचीवमेंट्स होते ही रहना है। वो सक्सेस का अचीवमेंट एंड लीग वो तो कंटिन्यू होना चाहिए, तो भगवान की कृपा से और ईश्वर की कृपा से। तो यही था उनका रिएक्शन। अच्छा लड्डू असलियत मिठाइयाँ तो खुशी। बँट गईं, लेकिन क्या वो ढोल नगाड़ों वाला हिसाब भी हुआ? आपने डांस भी किया, नाचा गाया या बस शांत माहौल में ही उसे सेलिब्रेट किया? वो सब तो यहाँ नहीं होता है एंड वैसे भी उस वो समय के दौरान तो मीडिया तो आ ही गए घर के बाहर, वैसे भी तो इंटरव्यूज़ देने में ही काम तो चलता ही रहा। सुबह से तो शाम तक और रात तक, शायद उस दिन तो मैं 4 बजे सुबह-सुबह को ही सोया था, तो इतने सारे टेक्स्ट, कॉल्स, मैसेजेस, दोस्तों के विजिट्स ऐसे ही थे। शानदार दिन था मेरा वो। ये सवाल था ही, मैं ये सवाल करने ही वाला था कि आजकल फ़ोन बहुत रिंग कर रहा होगा आपका। हाँ जी, ज़रूर। बिना कॉल्स के तो हो ही नहीं सकते और वैसे भी मोस्टली अननोन कॉल्स होते हैं क्योंकि वो मीडिया के होते हैं या कि बाहर के कोई इंस्टीट्यूट से होते हैं, तो पता नहीं चलता कि कौन कॉल कर रहा है एंड कई सारे फेलिसिटेशंस आए थे जिनको मैं कभी उनका तो पता ही नहीं था कि ऐसे भी लोग हैं। तो और वैसे भी चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु तिरुमी एमके स्टालिन उन्होंने भी ट्वीट डाला था और वो वैसे भी एनकरेज किए थे और बेस्ट विशेस भी डाले थे। इलेक्शन भी है, फिर भी वो तो टाइम निकाले इसके लिए, तो वो भी चल रहा था।
मुख्यमंत्री जी से तो आप पहले भी मिले हैं, हमारी चर्चा हुई उस बारे में, तो जी। अच्छा लगा कि उन्होंने आपको शुभकामनाएँ प्रेषित की हैं। अब हम थोड़ा-सा इसे सीरियसता की तरफ ले ही आते हैं। मुझे थोड़ा बताइए कब हमारी, क्योंकि हमारा तो फर्स्ट अटेम्प्ट है, फर्स्ट अटेम्प्ट में इतनी बड़ी सफलता मिलना अपने आप में अभूतपूर्व है। बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो सालों-सालों शिद्दत से मेहनत करते हैं लेकिन वो रिजल्ट लेकर नहीं आ पाते। हमारी यात्रा कैसे शुरू हुई और पहले ही अटेम्प्ट में कौन-सी चीजें आपने अपनाई कि सब कुछ क्रैक हो गया? तो अगस्त 5th 2022 को मैंने शुरू किया था प्रेप एंड करीब 8 महीने 9 महीने ऐसे ही थे। एंड ये 8 महीने में मैंने रिसोर्सेज़ बहुत कम ही रखा था और मेडिकल साइंस का ऑप्शनल भी चूज़ किया था जिसकी वजह मुझे तो मेडिकल साइंस में बहुत टाइम डालना नहीं पड़ा। तो ऑलरेडी मेडल्स वो सब तो लिया था तो मेडिकल साइंस रिलेटिवली आसान था। इतना स्कोरिंग ऑप्शनल भी नहीं है। फिर भी उसके उसके अलावा तो कोई और ऑप्शन लूँगा तो बहुत सारे टाइम तो उसमें पढ़ना पड़ेगा। और वैसे भी जीएस के दौरान देखेंगे तो लिमिटेड रिसोर्सेज इसकी और जितना हो सके वो हमें डायग्राम्स पॉइंटर्स वो सब डालने चाहिए और स्टैटिस्टिक्स इंफॉर्मेशन वो सब तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब जीएस के आंसर्स लिखते हैं एंड टॉपर्स आंसर कॉपीज आदि बाइबल तो जितने वो देखेंगे उतने एफिशिएंसी भी बढ़ेंगे एंड प्रीलिम्स का तो और कुछ बोल भी नहीं सकते अब सीसैट भी इतना मुश्किल हो चुका है तो मैथमेटिक्स का फॉर्मूलाज और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन अपनाना है एंड जीएस जब लिखते हैं तो क्वेश्चंस हमें तो चूज कर लेना चाहिए कि कितने अटेम्प्ट करने हैं और स्ट्राइक रेट कैसा है अब 8 on 10 या 7 on 10 वो हमें तो समझ लेना चाहिए। अच्छा, कहीं से आपने गाइडेंस लिया है, आपने कोचिंग की है या सेल्फ स्टडी से आप आगे बढ़े हैं? वो मोस्ट ऑफ इन सेल्फ स्टडी था लेकिन मैं तो गाइडेंस तो लिया ही था बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर से कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना पड़ता है। वीडियोस वो सब तो मैं नहीं देखता था क्योंकि मुझे तो ये ऐसा आदत नहीं था कि मैं वीडियोस देख के ही पढूं तो खुद से ही पढ़ाई करता था। जितना हो सके गाइडेंस तो लेना लाइक इसमें तो अवसर होता ही है। वो अवश्य है इनफैक्ट। वीडियोज़ तो आप नहीं देखते डॉक्टर साहब, लेकिन शायद माताजी ने हमें पिछली बार बताया था कि आप सीरियल्स बहुत देखते हैं। तो कुछ उसके बारे में हमें बताइए, क्या आपको देखना पसंद है सीरियल्स में? 1-2 के नाम अगर आप मेंशन करें। बचपन में तो दिया और बाती हम देखता था जिससे वो आईपीएस आईएएस का वो सब कहानी सुनते थे तो तभी तो पता चल गया कि शायद एक दिन हमें भी ऐसे ही बनना है। तो वहीं से शुरू हुआ था कहानी और वैसे भी तमिल, हिंदी, इंग्लिश ऐसे तो कई सारे लैंग्वेजेस की सीरियल्स देखता हूँ, मलयालम, तेलुगु तक की, तो बहुत सब कुछ पसंद होता है। मैं सरप्राइज़ भी था पिछली बार, तमिलनाडु से हमारा एक भाई है और क्या शुद्ध हिंदी बोलता है, कमाल हिंदी बोलता है। और आपने मेंशन किया आप कई लैंग्वेज के बारे में जो है, थोड़ा-सा बताइए कितनी लैंग्वेज पे कमांड है सर की? इंग्लिश, तमिल, हिंदी फिर तेलुगु भी बोलता हूँ और मलयालम पार्टली एंड मराठी के फ्यू वर्ड्स। अच्छा, अब हम थोड़ा-सा मेंस की तरफ आते हैं, प्रीलिम्स पर आपने बात की, सीसैट पर भी आपने प्रकाश डाला, समय की पाबंदियाँ भी हैं तो तो मेंस में किन पॉइंट्स को आपने बहुत ध्यान रखा? इधर ही मैं सवाल को छोड़ता हूँ। तो इन जीएस 2 मेरा स्कोर 125 था और जीएस 4 एथिक्स पेपर में 133 मिला था जो शायद इस साल के ऑलमोस्ट ऑल इंडिया टॉपर्स के इक्वल हाईएस्ट स्कोर्स हैं माने कि आई थिंक दिस मस्ट बी द हाईएस्ट स्कोर। तो जितना हो सके स्ट्रॉन्ग एरियाज तो हमें ढूंढ लेना चाहिए एंड जीएस 2 and 4 वर माय स्ट्रॉन्ग एरियाज तो मैंने उसमें काफी फोकस डाला था एंड जीएस 1 and 3 तो रिलेटिवली लेस फोकस था जो ऑब्वियसली प्रोपोर्शनल मार्क्स आए थे एंड एसए एंड एथिक्स एंड ऑप्शनल आर अ कॉम्बो। तो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो के हिसाब से हमें चलना पड़ता है एंड एसए एंड एथिक्स में आप स्कोर कर लेंगे तो आसान हो जाएगा। पीवाईक्यूज का कितना बड़ा रोल है परीक्षा में? क्योंकि कई एस्पिरेंट्स से जब हमारी बात होती है, कई सफल लोगों से जब बात होती है, तो वो बहुत महत्व देते हैं उस चीज को। आपका टेक? या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आप टॉपिक समझ सकते हैं कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है कौन सा नहीं और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है उससे रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं ऑप्शंस के टू जनरेट मोर क्वेश्चंस एंड मोर टॉपिक्स एंड पॉइंट्स। तो बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आई डोंट थिंक एनीथिंग एक्सिस्ट इन यूपीएससी प्रेप। इनफैक्ट वो बाइबल बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर द होल ऑफ यूपीएससी। आपने कितने साल के पीवाईक्यूज जो है लगाए होंगे, देखे होंगे? रफली 10 years 10 साल के। सही बात है। अब आप मुझे थोड़ा-सा आगे बढ़कर ये बताइएगा कि जब आपने प्रीलिम्स को क्रैक किया,
आपने बहुत अच्छा स्कोर कर दिया मेंस में, फिर आया इंटरव्यू की बारी और हालाँकि आप बहुत कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी हैं, लेकिन एक डर तो रहता ही है, ऐसा तो रहता ही है कि पता नहीं सामने कौन होगा, कौन-सा बोर्ड होगा, उनका नेचर कैसा होगा, क्या पूछ लिया जाएगा? उस समय की थोड़ी स्थिति बताइए आप मानसिक रूप से कितने तैयार थे या धक-धक थी, डर था मन में संशय थी? हाँ, नेचुरली इंटरव्यू का डर तो हर किसी को होता ही है एंड इवन आई थिंक आई एम नो एक्सेप्शन। तो जब इंटरव्यू के रूम के अंदर मैं गया तो ऑब्वियसली वो डर के साथ ही गया था। फिर जब मैं बैठ गया तो समझ गया कि ऑब्वियसली अब तो डर वो सब तो बाहर ही छोड़ दो और जो पूछते हैं उसके लिए जवाब कॉन्फिडेंस के साथ दे देना और जितना हो सके वो मेडिकल साइंस एंड करंट अफेयर्स के टॉपिक से ही इंटरव्यू गया था तो आसानी था। इट वाज एन अबव एवरेज इंटरव्यू दैट आई वुड से। अच्छा, आपको उम्मीद थी कि भई ये तो रैंक लगभग-लगभग जैसा आपने शायद मेंशन भी किया शुरुआत में कि 100 से नीचे है मुझे मिलने वाला है, 100 से ऊपर मैं जाने वाला नहीं हूँ और आईएएस पक्का है। ये विश्वास था या कहीं संशय था कि यूपीएससी बहुत प्रेडिक्टेबल है नहीं, कुछ भी हो सकता है? मैंने तो प्रेडिक्ट तो किया था कि अराउंड ऐसे ही स्कोर्स आएंगे लेकिन ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी होता ही है यूपीएससी में। तो ऑब्वियसली अब तो मैं बोल सकता हूँ कि जितना मैंने सोचा उतना आ ही गए। लेकिन जब वो मार्क्स नहीं आते तो तब तो लगता है कि प्रॉब्ली कोई अनप्रेडिक्टेबिलिटी की चीज भी है एंड दैट इज वाई पीपल लॉस्ट मार्क्स। तो दैट इज ऑलवेज दिस फियर फैक्टर कि यूपीएससी इज अनप्रेडिक्टेबल एंड यू माइट नॉट लैंड अप। तो वो मेरे साथ भी था। अच्छा, यूपीएससी को अगर आप परिभाषित करना चाहें, एक संस्था वो चीज अलग है, लेकिन एक एस्पिरेंट जब तैयारी करता है, उसके सामने कई कठिनाइयां होती हैं, मुसीबतें होती हैं, चैलेंजेस होते हैं, लेकिन जब वो सबको पार करता है तो एक अपनी परिभाषा गढ़ता है। अगर मैं डॉक्टर प्रशांत जी से ये पूछूं कि व्हाट यू मीन बाय यूपीएससी? यूपीएससी आई थिंक वुड बी द नेक्स्ट होम फॉर ऑल सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स। वैसे भी आपको तो इंटरव्यू के दौरान भी आपको जाना ही पड़ेगा यूपीएससी के अंदर एंड एज वेल इवन आफ्टर वी क्लियर्ड यूपीएससी विल बी द नेक्स्ट बोर्ड बिकॉज अंटिल 6 years और जब सर्विस खत्म कर दें तब तक तो यूपीएससी और डीओपीटी की कंट्रोल होता ही है। So I think UPSC is about the a board of talent, merit, and also unpredictability. And वो balance होना चाहिए इन तीनों के हिसाब से and that will take us a long way through. अच्छा, करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन कितना वेटेज आप देते हैं दोनों को अलग-अलग? Static portion has to be 70% and current affairs को तो around 30%. प्रिपरेशन अच्छा, के अंदर तो इतना आपने ही है। आपने जो मॉक टेस्ट दिए हैं उनसे हेल्प मिलती है, दिए हैं तो? डेफिनेटली मॉक टेस्ट जितनी देंगे आप प्रीलिम्स के लिए स्पेशली आपको पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ते हैं एंड वो कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। एंड व्हेन यू कम टू मेंस का टेस्ट सीरीज अगेन गिविंग अ पेपर विल गिव यू टाइम का कंट्रोल एंड वैसे भी वो पॉइंटर्स में लिखना प्रेजेंटेशन स्किल्स वो सब आप इम्प्रूव भी कर लेते हैं। सो दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू मेंस आंसर राइटिंग एंड प्रीलिम्स के क्वेश्चंस। तो आई थिंक इट डेफिनेटली डज हेल्प। आपने कितने मॉक्स लगाए होंगे? आई थिंक इवन अराउंड 10,000 क्वेश्चंस तक की मैंने डाला होगा अराउंड 100 फुल एंड सब्जेक्ट वाइज टेस्ट विद रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स बिकॉज प्रीलिम्स वाज माय वीकेस्ट एरिया। तो मैं छूटना नहीं चाहता था प्रीलिम्स को अपने हाथों से एंड विद रिस्पेक्ट टू मेंस आई थिंक इट वाज वेरी लेस बिकॉज आई वांटेड मोर टाइम फॉर स्टडीइंग। तो अराउंड 6-7 पेपर्स बस इतने ही। न्यूज़पेपर रीडिंग को आप कितना समय देते थे? आंसर राइटिंग को कितना समय देते थे? आई थिंक न्यूज़पेपर्स प्रीलिम्स के लिए तो चाहिए नहीं। वैसे भी कंपाइलेशंस तो होते ही हैं तो आई थिंक दैट इज वे बेटर देन न्यूज़पेपर्स। बट व्हेन इट कम्स टू मेंस न्यूज़पेपर्स तो बहुत आवश्यक है एंड व्हेन इट कम्स टू इंटरव्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप इंटरव्यू में तो करंट अफेयर्स से ही आप पता चलता है कि क्या चल रहा है और वैसे भी आप ओपिनियंस भी बनवा लेते हैं उससे बिकॉज दे वांट यू टू गिव एन ओपिनियन विद जजमेंटल माइंडसेट कि दिस इज द ओपिनियन आई गिव बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। तो आप वो रीजंस तो न्यूज़पेपर से ही ले सकते हैं। So I think इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड फॉर मेंस टू गैदर मोर पॉइंट्स यस। मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है कि जो आपको सुन रहे हैं, जो डॉक्टर साहब को सुन रहे हैं, जिन्हें पहले ही प्रयास में इतनी बड़ी सफलता प्राप्त हुई है, जो उन्हें सुन रहे हैं, तो उनके लिए आप यूपीएससी की राहें आसान करने के लिए अपने 2-3 फॉर्मूले छोड़ दें।
आई थिंक वो स्मार्ट वर्क और कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है एंड व्हेन इट कम्स टू अटेम्प्टिंग आपको 1 अटेम्प्ट में नहीं मिला, 2 अटेम्प्ट में नहीं मिला तो आपको तीसरी अटेम्प्ट भी देनी चाहिए। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूपीएससी एंड अदर एग्ज़ाम्स। मेबी नॉट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट बट सेकंड अटेम्प्ट में तो आपको मिल सकता है एंड देयर इज़ अनप्रेडिक्टेबिलिटी। आप पर्सनैलिटी टेस्ट में इस साल 150 मिल सकता है एंड द नेक्स्ट ईयर प्रॉब्ली आपको 200 भी मिल सकते हैं। सो दैट इज़ हाउ यूपीएससी के चेंजेस होते हैं एंड इट इज़ वेरी वर्सेटाइल। चेंजेस तो होते ही हैं यूपीएससी में, तो आपको वो एक्सेप्ट भी कर लेना चाहिए एंड प्रोसेस में ट्रस्ट लेना चाहिए। एंड व्हेन इट कम्स टू सर्टेन ट्रिक्स आई थिंक इट इज अबाउट फॉलोइंग द सिलेबस मेटिकुलसली। जो भी सिलेबस दिए आपको तो वो सारे टॉपिक्स के बारे में कुछ तो पता होना चाहिए। एंड व्हेन इट कम्स टू प्रेजेंटिंग आई थिंक इट्स अबाउट स्मार्ट प्रेजेंटिंग। वो पन्ने तो भरने ही है, आपको कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ने। एंड राइटिंग 18 और इवन 15 एवरेज आंसर्स इज वे बेटर देन राइटिंग आई वुड से 12 एक्सीलेंट आंसर्स। तो वो कॉमन टिप्स ही हैं, आपको सिर्फ वो अपनाना है एंड वो इस्तेमाल जब आप करेंगे वो स्मार्ट वर्क के हिसाब से करना चाहिए। मुझे लग ही रहा है कि धर्म की भूमि, धार्मिक भूमि तमिलनाडु से हम एक शानदार व्यक्तित्व से बातचीत कर रहे हैं। गंगा स्नान इधर भी हो गया है, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।